नमस्कार साथियों। आरएस जंक्शन पर मैं घनश्याम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं को एक साथ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इन कक्षाओं में। और डेली हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में जो करंट से जुड़े हुए भी होते हैं, ठीक है, तो आपको अलग से दोनों की तैयारी ना करके एक साथ हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसी में मेरा ये प्रयास है। तो आप इस प्रयास को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस कक्षा की जो पीडीएफ है अगर वो आपको लेनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज 23 तारीख के अखबार में एक बहुत पहले पृष्ठ पर ये खबर छपी है, और ये जो है आयुष्मान भारत योजना को लेकर के है। तो इसमें यह दर्शाया गया है कि किस तरह से इस योजना को शुरू होने से लेकर अब तक इसके प्रीमियम की राशि में वृद्धि हो रही है, लेकिन केंद्र की राशि जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही। तो उसका पूरा डेटा यहां पर दिया हुआ है, और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में केंद्र की तुलना में राज्य को 60 से 70% तक राशि वहन करनी पड़ रही है। मतलब अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो जहां केंद्र को इसमें केवल 30% खर्चा करना पड़ रहा है, वहीं पर इसमें ज्यादा हिस्सा राज्य का खर्च हो रहा है। जबकि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हम अगर बाकी सभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो उनमें केंद्र और राज्य का अनुपात लगभग 60:40 होता है। विशेष कुछ राज्यों को छोड़ दे जिनके लिए 90:10 या 75:25 में राशि दी जाती है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए 60:40। लेकिन ये ऐसी योजना है जिसमें प्रीमियम की राशि बढ़ने के फलस्वरूप केंद्र ने ऐसी राशि में बढ़ोतरी नहीं की, और आज ज्यादा भार राज्यों को लेना पड़ रहा है। तो हम समझ लेते हैं पहले कि आयुष्मान भारत क्या है। आरएएस मुख्य परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी में सामाजिक योजना वाला जो आपका क्षेत्र है, उसमें एक टॉपिक है जो है स्वास्थ्य से संबंधित पहलू या स्वास्थ्य क्षेत्र करके। तो उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और मान के चलिए मुख्य परीक्षा में यहां से बड़ा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है स्वास्थ्य योजनाओं में। तो आयुष्मान भारत एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दृष्टिकोण रखते हुए शुरू की गई योजना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। इसका मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके, उसके लिए प्रयास करना। तो ये जो योजना है, इसे आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप हमेशा जोड़िए, पर्यावरणीय कारक और एसडीजी से हर एक पहलू को जोड़िए। तो एसडीजी गोल्स जो है, उसमें जो तीसरा हमारा एसडीजी गोल है वो है हेल्थ एंड वेलबींग, अर्थात बेहतर तरीके से खुशहालपूर्ण और स्वस्थ जीवन लोगों को मिले, और उसके लिए आवश्यक है लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इसमें आपको अगर पूछे कि आयुष्मान भारत क्या है, 2 नंबर का प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाले दृष्टिकोण से शुरू की गई योजना है, और ये हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सिफारिश के अनुरूप लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक बिंदु बन जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की प्राप्ति। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। हो सकता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपसे पूछ ली जाए, 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है इसमें। और ये एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, देखिए मैंने कहा था ना, एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, और इसका उद्देश्य है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले। इस लक्ष्य को लेकर के ये काम कर रही है। इसमें अब हमारी जो सुविधाएं होती है स्वास्थ्य की, तो उनके 3 स्तर होते हैं। एक होता है प्राथमिक सुविधाएं, जिनमें क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति सामान्य रूप से बीमार होता है तो वो जाकर के पहली बार डॉक्टर्स को कहां कांटेक्ट करेगा, या कहां पर जाकर के उसको सुविधा मिलेगी, वो प्राथमिक हमारा सुविधा केंद्र होते हैं। जैसे कि जो हमारे पीएचसी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, उनको प्राथमिक सेवा केंद्र बोला जाता है। इसके बाद में जैसे जैसे बीमारी का स्तर बढ़ता है, जैसे मान लो एडमिट करने वाली स्थिति हमको देखने को मिलती है, रेफरल जब होता है तो वो फिर सेकेंडरी स्तर पर होता है, और फिर जो गंभीर बीमारियां होती है उनके लिए जो इलाज है वो हमको तृतीयक सेवा केंद्रों के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से 3 स्तर पर हमारे प्राथमिक सेवाएं काम करती है। तो इसका उद्देश्य हमारी तीनों स्तर की सेवाओं को जो है, तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य की जो देखभाल प्रणाली है। अब जो स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली है, इसमें 3 चीजें शामिल है। सबसे पहली चीज तो बोलते हैं हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम। हमको क्या करना होगा, रोकथाम पर फोकस करना होगा। दूसरा, हमें प्रचार योजनाओं का करना होगा, और चल देखभाल मतलब कि
मोबाइल एक तरह से जो है वेलबींग है उसको देखना, मोबाइल अटेंडेंस कैसे हम कर सकते हैं, लोगों को तुरंत जो है नजदीकी क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारे तीनों चीजों को साथ में लेकर के ये इस उद्देश्य पर काम कर रहा है। और इसीलिए आयुष्मान भारत को 2 घटकों में बांटा गया है, जिसमें से इसका जो पहला घटक है वो आपके प्राथमिक जो स्तर है उसको मजबूत करता है, और जो दूसरा घटक है वो इसके सेकेंडरी और टर्शियरी घटक को कवर अप करता है। मतलब पहले घटक के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर आपके सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, और बाकी जो 2 घटक हैं उनके लिए दूसरे घटक का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो पहला घटक है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो अभी तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पीएचसी अर्थात प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो थे, या प्राइमरी जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानते हैं, उनके स्थान पर अब उनको कन्वर्ट करके स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में अपडेट किया जा रहा है। तो पहले वो स्वास्थ्य केंद्र थे केवल, लेकिन अब उसको वेलबींग भी देखा जा रहा है, ठीक है, कल्याण भी उसमें देखा जा रहा है कि ना केवल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उस पर यह काम करेगा। और दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके माध्यम से आपके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, मतलब गंभीर बीमारियों में या हॉस्पिटल में एडमिट होने में या हॉस्पिटलाइज्ड होने की स्थिति में आपको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, इस पर सरकार काम कर रही है। तो जहां पहले वाले स्तर पर तो सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे आज तक अभी तक पहले फ्री थे। इसमें आप जाते हैं जब सरकारी अस्पताल में तो आपको केवल पर्ची कटवानी पड़ती है, वहां दवाइयों से लेकर के बाकी सब चीजें निःशुल्क मिलती है। तो प्राइमरी हेल्थ केंद्रों को बदल करके और अब 1,50,000 हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है पहले घटक में, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें विशेष करके टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम, गर्भावस्था के दौरान पोषण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, उसके बाद में आपके गैर संचारी और संचारी रोग, जिसमें कुष्ठ, टीबी, एड्स, इस तरह के रोगों के रोकथाम के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं, इन सबको कवर किया जाता है। और इसके साथ साथ सभी दवाएं, नैदानिक सेवाएं अर्थात जितनी भी जांच संबंधी सेवाएं हैं और ऑपरेशन जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी मुफ्त दी जाती है, ठीक है। अब क्या है कि जो दूसरा पहलू है जो सेकेंडरी लेवल पर, तो वहां पर क्या होता है कि सेवाओं की जो लागत है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कोई बंदा गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसको कोई ऑपरेशन करवाना है, तो वहां पर लागत कॉस्ट ज्यादा आती है। तो राज्य इतनी सक्षम राज्य हमारा नहीं है कि वो उस कॉस्ट को बियर कर सके, इसलिए राज्य ने इसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो वित्तीय समावेशन में क्या होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा इस शब्द को, तो वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है कि किसी भी समूह के या किसी भी देश के या किसी भी समाज के निम्नतम समूह को, जो सबसे कम आय वाला या वंचित समूह जो है, उस समूह को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधाएं, जिसमें आपके बैंकिंग सुविधाएं हो सकती है, बीमा सुविधाएं हो सकती है, अंतरण की सुविधाएं जैसे रेमिटेंस जो होता है पैसे की, वो सुविधाएं हो सकती है, विप्रेषण की, या फिर पेंशन संबंधी सुविधाएं हो सकती है, ये उपलब्ध कराना, यही हमारे वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। ऐसे आपको डेफिनेशंस याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे तो सही, लेकिन कम मिलेंगे। तो आपको डेफिनेशन पर बहुत ध्यान देना है सब चीजों पर। तो पीएम जन आरोग्य योजना में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बीमा योजना शुरू कर रहे हैं। इसमें लगभग 1,042 रुपए के करीब, ये लगभग है, 1,000 से अधिक है, इतना रुपया प्रीमियम होता है, और ये सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा। 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, जो कि हमारी सामाजिक और आर्थिक जनजाति गणना के अंतर्गत सम्मिलित थे, ठीक है, उन लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इतने परिवार, 13 करोड़ परिवार हैं, और 13 करोड़ परिवार के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित किया है, और इनको हर एक परिवार को प्रतिवर्ष अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीयक मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेवाएं हैं उनके लिए, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड होने की स्थिति में प्रदान की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस जो होता है उसको कम करना। तो हमारे यहां पर देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक तरह से जब भी खर्चा होता है तो वो आउट ऑफ पॉकेट ही माना जाता है, क्योंकि ऋण लेकर के या किसी भी तरीके से व्यक्ति उसका पूर्ति करेगा। कोई बंदे आपके घर में बीमार हो जाएगा, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आप डेफिनेटली उसका इलाज कराएंगे, और ऐसी स्थिति में आपको उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा, या तो खुद का पैसा खर्च करे, वो नहीं है तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो उसको खर्च को कम करने के लिए और लोगों को मजबूत करने के लिए वित्तीय रूप से सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
इसी के अनुरूप फिर बाद में जैसे हमारे यहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई और भी अनेक योजनाएं चला करके इनका दायरा बढ़ाया गया है। तो राजस्थान में क्या है कि जो आपके इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों के लिए सरकार ने चिरंजीवी योजना चलाई है, जहां पर वो खुद अपनी तरफ से प्रीमियम दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग 850 रुपए का प्रीमियम दे करके और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे आयुष्मान भारत जो योजना है उसके दोनों घटकों के बारे में। अगर इसकी और चीजें देखें तो इसमें परिवार के आकार या आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हर व्यक्ति को इसका लाभ दिया जा रहा है। पहले से मौजूद सभी परिस्थितियां पहले दिन से ही शामिल है, मतलब कोई व्यक्ति मान लो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो भी जो है इस योजना में उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, यह भारत के सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का बीमा देती है। तो केवल सरकारी नहीं, निजी अस्पतालों के लिए भी ये लागू जो एम्पैनल्ड है इसके अंतर्गत। भर्ती होने से 3 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा, दवाइयां और उपचार, ये सारा इसमें सम्मिलित है। योजना आप कहीं पर भी लाभ उठा सकते हैं और कैशलेस है, मतलब आपको पहले पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहले से ही आपको जो है केवल अपना नंबर देना है, आधार बेस्ड पूरा सिस्टम है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी सर्विस मिल जाएगी। और पूरी तरह से कैशलेस हेल्थ केयर योजना है, तो पैसा पहले आपके पास होना इसमें आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छी योजना है और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको मजबूत करने के पूरे प्रयास। हालांकि इसमें भी बहुत सी कमियां हैं, तो कभी आपको पूछा जाए कि क्या कमियां हैं, तो नियामकीय कमियां बहुत एक तो देखने को मिलती है, इसको सही प्रकार से लागू नहीं किया जा सका, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का जो है इसका ढांचा देखने को मिल रहा है। निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा कई बार इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, और लोगों को सही इलाज न दे करके और अपने निजी लाभ के बारे में वो सोचते हुए कार्य कर रहे हैं। कई बार लोगों को ये इलाज देने से ही मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार किया जा रहा है। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बहुत ही बेहतर योजना के रूप में इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उसका प्रयोग करते हुए देश भर में विद्युत की व्यवस्था में बदलाव लाना और इसको जो है परंपरागत स्रोतों से नवीकरणीय स्रोतों की ओर लेकर के जाना। वर्तमान समय में देश की 70% जो बिजली है वो कोयला और बाकी संयंत्रों परंपरागत स्रोतों से हमको प्राप्त होती है, लेकिन लगातार इसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और अब सोलर जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा और उसी लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला राजस्थान की एक योजना के बारे में है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। दरअसल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक जो छात्र हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए 20 अगस्त 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। दरअसल इस योजना के माध्यम से विश्व भर के 150 से भी अधिक 150 से भी अधिक जो है ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे विश्व के, उनमें प्रतिष्ठा प्राप्त इंस्टीट्यूट जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, MIT हो गया, इनमें अगर कोई एडमिशन चाहता है और पैसे की वजह से रुक रहा है तो उसको यहाँ पर जो है सुविधा दी जा रही थी कि उनके लिए सरकार अतिरिक्त मदद उनको करने वाली। तो पहले इसको 8 लाख रुपए आय वर्ग के लोगों के लिए रखा गया था, बाद में इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए आय वर्ग कर दिया क्योंकि फॉर्म ही नहीं आए थे। शुरुआत में इसमें 150 बच्चों की व्यवस्था थी, फिर उसको 200 किया गया और अभी ये 500 बच्चों के लिए वर्तमान में पिछले बजट में इसको सरकार ने लागू किया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उनके जो ट्यूशन फी और रहने का और इन सब के खर्चे को जो है उठाने की बात सरकार के द्वारा की गई है। हालांकि इसकी समीक्षा करने की बात यहां पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं। 2 युद्धाभ्यास जिनके जो चर्चा में रहे इन दिनों में। पहला युद्धाभ्यास है संयुक्त अभ्यास खंजर। ठीक है, तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच में हो रहा है? किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां ये युद्धाभ्यास है खंजर नाम से। भारत के ही हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको कोई टाइमिंग और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई भी युद्धाभ्यास पूछा जाएगा तो आप सीधा बस सिंपल लिखिए कि 2 देशों के बीच में है, संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। इसके दौरान आपस में एक दूसरे की परिचालन, सैन्य क्षमता, ठीक है, आतंकवाद विरोधी गतिविधियां, सामरिक महत्व के जो स्थान हैं अलग अलग क्षेत्रों में या दुर्गम स्थलों में किस प्रकार से ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं।
एक और साइक्लोन नाम से युद्धाभ्यास है, तो वो भारत और मिस्र के बीच में जो है 22 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित हो रहा है अंशास मिस्र के अंदर। तो एक तो खंजर का नाम याद रखिए, एक साइक्लोन। खंजर किर्गिस्तान के साथ में है और साइक्लोन जो है वो आपके मिस्र के साथ में है। इसके अलावा आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र या फिर जो अगले एग्जाम को लेकर टारगेट रख रहे हैं, उनके लिए हम आरएस मेंस की एक ऑफलाइन वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। मैं इसको कोर्स कम वर्कशॉप ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो फोकस होने वाला है वो पूरा का पूरा आपकी लर्निंग को बढ़ाने पर होने वाला है कि किस तरह से हम मुख्य परीक्षा के लिए अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारे पास में पूरा कंटेंट भी हो, सारा सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद चीजों को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये डिफिकल्टी मैंने अपनी तैयारी के दौरान देखी। और इसी का सॉल्यूशन करने के लिए एक रिगोरियस एक ऐसा मॉड्यूल हमने तैयार करने की कोशिश की जिसमें आपको लगातार 90 दिनों तक एक टाइम टेबल को फॉलो करवाने की कोशिश की जाएगी ऑफलाइन हमारे साथ में कक्षा में, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस की जो है सुविधा मिलेगी। डेली आप कॉपीज को चेक करेंगे, डेली आप चीजों को वहां लर्न करेंगे, समझेंगे अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, और उस तरह से बढ़ते हुए आप अपने जो स्कोर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं और ऐसा स्कोर अचीव कर सकते हैं जो आपको अच्छी रैंक दिलवा पाए। तो ये हमारा एक अनूठा नया प्रयास है जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है इसमें, और ये रिस्क हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से काफी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को लाभ होने वाला है। तो अगर आप भी इसके इच्छुक हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप भर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 तक जो दावोस में उसकी बैठक हुई, उस दौरान उन्होंने भारत के नेतृत्व में एक नए अलायंस की शुरुआत की है जिसका नाम है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो मतलब आप देखिए, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड मतलब वैश्विक भलाई के लिए एक हम सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गठबंधन बना रहे हैं। क्यों? ताकि जेंडर इक्विटी का लक्ष्य अचीव किया जा सके। जेंडर इक्विटी मतलब समझते हैं लैंगिक समानता। तो आज जो लिंग आधारित भेदभाव समाज में देखने को मिलता है उसमें कमी लाने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करने की बात करता है। स्वास्थ्य आपका एसडीजी गोल 3 में है। शिक्षा की बात करें तो ये आपका एसडीजी गोल 4 में है। और जब हम इक्विटी की बात करते हैं या उद्यम की बात करते हैं तो लैंगिक समानता खुद अपने आप में एसडीजी गोल 5 के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो 3 गोल्स को ये लक्ष्य करते हुए और जो है प्रयास करेगा ताकि एक साथ कई देश साथ आ सके और महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम पर्यटन के बारे में। दरअसल एक आर्टिकल जो है राजस्थान पत्रिका में आज छपा है और इसमें राजस्थान में जो पर्यटन क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पे बात की गई है। पर्यटन क्षेत्र हमारे सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और राजस्थान में कृषि के बाद अगर कोई सर्वाधिक जीडीपी का हिस्सा देता है तो वो हमारा पर्यटन क्षेत्र माना जाता है। वैसे हमारा सर्विस सेक्टर लगभग 44% का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में देता है राजस्थान में, लेकिन कृषि जो 28% के करीब योगदान देता है, उसके बाद में आपके जो है सेकंड नंबर पे रखा जाता है पर्यटन को, जो लगभग 15 से 17% का योगदान करता है। ठीक है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं, क्योंकि इसमें हस्तकला से लेकर के हॉस्पिटलिटी सर्विसेज से लेकर के परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और अनेक रेस्टोरेंट या जो हमारे आतिथ्य गृहों की सेवा देने वाले लोग हैं, उन सबको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो आज के समय में देसी पर्यटकों को प्राप्त करने वाले देश के टॉप 10 राज्यों में राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। पहले नंबर पर राजस्थान है। विदेशी अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में 41 लाख से ज्यादा जो है पर्यटक हमारे यहां पर आए हैं और लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब इस पर्यटन क्षेत्र पर हम ध्यान दे लेते हैं हमारे यहां पर क्या स्थिति है। तो ये हमारा इकोनॉमिक रिव्यू में जो पर्यटन का माहौल दिया गया है, हमारे यहां पर क्या व्यवस्था है, उसको मैंने समराइज किया है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी, वहां पर आप जा सकते हैं। तो हमारे यहां पर सबसे पहले तो आकर्षण के केंद्र क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं।
कि राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहर की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर आज की तारीख में बहुत से किले, महल और हवेलियां हैं। हर एक जिले के अंदर आपको इनकी संख्या भरमार में मिलेगी। बहुत से मेले और त्योहार हमारे यहाँ पर जो है मनाए जाते हैं, और तीज से लेकर के और फिर बाद में गणगौर तक हमारे एक के बाद एक त्योहार चलते ही रहते हैं। हस्तकलाओं की बात करें तो राजस्थान हस्तकलाओं में विश्वविख्यात है, और हमारे यहाँ पर अब तक 21 से भी ज्यादा हस्तकलाओं को जीआई टैग की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट हमारे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर के अंतर्गत भी सम्मिलित है। ठीक है, तो वस्त्र, उसके बाद में जो पत्थर जो है इमारती पत्थर और उससे जुड़े हुए या फिर स्टोन से रिलेटेड चीजें, हैंडीक्राफ्ट हो गया, गारमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे जो है किसमें आती हैं, एक्सपोर्ट में भी आती है, और इसके साथ साथ पर्यटकों को भी लुभाती हैं। इसके बाद हेरिटेज होटल हमारे यहाँ पर हैं। साहसिक पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म की भी अब धीरे धीरे बात होने लगी है। ठीक है, इसके बाद में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए कुछ योजनाएं हैं, अभी हम बात करेंगे, राज्य सरकार चला रही है। धार्मिक पर्यटन बहुत बड़ी मात्रा में है, नाथद्वारा हो, चाहे सांवरिया सेठ हो, चाहे अब गोविंद देव जी का कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं, और पैलेस ऑन व्हील्स जैसी रॉयल सर्विस देने वाली सेवाएं भी हमारे यहाँ पर मिल रही है। पर्यटन की बात करें तो हमारे यहाँ पर पर्यटन और हॉस्पिटलिटी को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है पिछले बजट में, 2022-23 के बजट में, और पर्यटन विभाग द्वारा इसके लिए एक पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक हमारे यहाँ पर पर्यटन विकास कोष बनाया गया है, और पहले जहां ये 500 रुपए की राशि इसमें थी, उसको बढ़ा करके अब 1000 करोड़ कर दिया है। 500 करोड़ से बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए की राशि इसमें कर दी गई है। इस पैसे को एक हिस्सा जहां पर पर्यटन के विकास के लिए खर्च होगा, गतिविधियों के लिए, वहीं दूसरा पैसा मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंतर्गत इसको खर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो राज्य सरकार ने जो ग्रामीण पर्यटन के लिए एक योजना शुरू की है, उसमें पर्यटन इकाइयों को जो स्टाम्प ड्यूटी सरकार लेती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, उसमें छूट दे रही है 100% की। मार्ट का आयोजन राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के नाम से हमारे यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान दिवस का जो है एक समारोह का आयोजन हम यहाँ पर करते हैं, और भी बहुत से कार्य यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों का विकास भी पर्यटन सरकार कर रही है। एक पर्यटन के माध्यम से फिल्म पर्यटन को बढ़ाना, मतलब फिल्मों की शूटिंग हो, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ हाल ही के दिनों में बहुत सी फिल्मों का राजस्थान में शूटिंग हुई है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, और हमारे जो किले हैं वो लोगों को लुभाते हैं, तो वहां पर शूटिंग अब होना शुरू हो गई है। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति एक लाई गई है 2022 में, और इसमें कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर आकर शूटिंग करता है, उसको अपनी फिल्म की जो उत्पादन लागत है उसका 2 करोड़ रुपए तक या फिर 15%, मतलब अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपए की कोई फिल्म बन रही है तो 15 लाख रुपए तक का उसको अनुदान मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 करोड़ की कोई फिल्म बन रही है तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 से ये लागू है। इस पर प्रश्न भी अभी आया था। इसके बाद में बात करें तो पर्यटन में ही जो है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी शुरू की गई है। ग्रामीण पर्यटन योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्लस्टर डेवलप करने की बात कर रही है जहां पर लोग ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकें, तो उसके लिए उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो पर्यटन इंडस्ट्री की डिमांड है। और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई पर्यटन योजना पर काम कर रहा है, कोई इकाई व्यवस्थित करने की, तो उसको लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर वो लोन लेता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, तो 9% तक की ब्याज सब्सिडी 25 लाख रुपए तक मिलेगी, और 1 करोड़ रुपए का निवेश करने पर 10 साल तक उसको स्टेट जीएसटी टैक्स की 100% पुनर्भरण। तो ये 2 लाभ मुख्यतः इस ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको पर्यटन क्षेत्र पर कुछ लिखे या संभावनाओं और सरकार के प्रयासों पर पूछे तो आप बता सकते हैं पर्यटन विकास कोष, ठीक है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, या फिर ग्रामीण पर्यटन योजना। अब ये आप याद कर लीजिए एक बार के लिए। तो पर्यटन जब भी दिमाग में आए, ये 4-5 शब्द आपके दिमाग में होने ही चाहिए। पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया है, मेलों का आयोजन किया जाता है, और बहुत से मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये सारे 4-5 लाइनें हुई तो आप 5 नंबर के प्रश्न में आराम से 5 लाइन लिखेंगे, आपको 4 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत से पर्यटन पुरस्कार तो मिले ही हैं, खैर इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला देखिए, सूर्य कुमार को आईसीसी की टीम का कप्तान बनाया गया। तो T20 टीम ऑफ द ईयर घोषित की गई है आईसीसी के द्वारा, और उसका कप्तान सूर्य कुमार को उनके प्रदर्शन के आधार पर बनाया गया है। इसमें कुल 4 खिलाड़ी हैं, जिनमें राजस्थान के रवि बिश्नोई को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सूर्य कुमार के अलावा रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह और सिकंदर रजा, ठीक है, रिचर्ड नगारवा, फिल सॉल्ट, निकोलस पूरन, मार्क अडायर, अल्पेश रामजानी और चैपमैन। तो भारत के 4 खिलाड़ी कौन कौन से? सूर्य कुमार, रवि बिश्नोई,
यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह, ये 4 खिलाड़ी इस टीम में सम्मिलित भी हुए हैं और वहीं पर हमारे इस खिलाड़ी को जो है इसका कप्तान बनाया गया सूर्य कुमार को। महिला टीम की बात करें तो एकमात्र महिला टीम में जो शामिल होने वाली खिलाड़ी वो है दीप्ति शर्मा, जो कि भारत से हैं। तो ये है दोस्तों प्री कम मेंस। तो ये भी मेंस के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हम पेपर अगर नए बनते हैं मान लीजिए तो डेफिनेटली जो कि डिमांड भी की जा रही है कि पेपर नए बनाए जाने चाहिए, एसआईटी सरकार गठित कर रही है, सारा सब कुछ कर रही है, तो हो सकता है नए पेपर बने, तो उनमें आपको ये करंट अफेयर फिर आपको याद होने चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसकी पीडीएफ लें और इसको रिवीजन करें। और भी डेटा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। धन्यवाद।